नाज़रीन, हुकूमत आवाम को बताती है कि माशी आदाद-ओ-शुमार बेहतर हुए हैं। मूडीज पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम करार दे रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस है। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन चीज़ों का बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है वहाँ सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही। महंगाई है, खाने पीने की चीज़ें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही। बिजली और गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जो गर्दिशी कर्जा दिसंबर तक बिल्कुल ख़त्म करने का दावा किया गया था, वो बढ़ते बढ़ते 2300 अरब रुपए से बढ़ गया है। ऐसा क्यों है? जवाब लेंगे वफाकी वज़ीर बराए मंसूबा उमर से। और चूंकि असद उमर साहब नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह भी हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तक पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। असद उमर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोरोना की वैक्सीन किस तरह से, किस मरहले से गुजरते हुए पाकिस्तानियों को दस्तयाब होगी, और सर तरीका क्या होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का? वैक्सीन जी जिस तरीके से हमने पहले वो काबीना की जो कमेटी बनी थी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी फैसला जब किया था उसके बाद हमने अनाउंसमेंट की थी चंद दिन पहले कि इस साल की पहली छमाही के अंदर यानी मार्च के महीने तक हमारे पास पहली खेप जो है वो वैक्सीन की आ चुकी होगी। जो सबसे अवलीन तरजीह का फैसला किया गया था वो ये है कि वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो है, हेल्थ केयर का अमला, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स भी जिनको कहते हैं, जो कोविड के मरीजों को का इलाज करते हैं, उनकी वो तरजीह है सबसे पहली। और जितने तादाद वो है तकरीबन 5 लाख तक का अंदाजा लगाया जाता है। उनकी रजिस्ट्रेशन आजकल जारी है, तकरीबन 3 लाख रजिस्टर कर चुके हैं। सबसे पहले उनके लिए होगा, तो ये जो पहली खेप है वो तो उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये भी मुमकिन है कि एक दूसरा बैच भी उसके बाद जो है इसी मार्च के महीने के अंदर आ जाए। काफी उसकी भी कभी उम्मीद है। तो ये दो चीजों के ऊपर तो तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। जहां तक उसके लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक है, तो हमने बाकायदा सूबों से लेकर डेजिग्नेट कर दिए हैं कौन से वर्कर्स हैं जिन्होंने इसको वैक्सीन करना है। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काम शुरू हो चुका है। कई इलाकों के अंदर ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। और इसी तरीके से जो कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड है उसके लिए भी ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह कर दी गई है। तो इंशाल्लाह जब तक की वैक्सीन आएगी पूरा वो एक निजाम बन चुका है। तो ये ठीक, मैं एक सर बड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, वो शायद थोड़ा सा वो लगे भी अजीब, क्योंकि ख्वाहिश तो हर किसी की है उसको वैक्सीन लग जाए। तो सर क्या 22 करोड़ आवाम को हम वैक्सीन लगा पाएंगे? चले इंटरवल्स में ही सही, मगर क्या ये हो पाएगा? देखिए, 22 करोड़ को तो लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, पाकिस्तान की आपको पता है कि दुनिया की नौजवान तरीन आबादियों में से एक है। तो अंदाजा ये है कि तकरीबन निस्फ आबादी जो है, शायद 60% आबादी के करीब जो है उसको वैक्सीन करने की जरूरत, वैक्सीनेट करने की जरूरत हो। और जी बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिसको भी इसकी जरूरत है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आपको ये भी पता है कि जिस वो एक सोसाइटी के अंदर एक लेवल अचीव हो जाता है 60%, 70% के ऊपर, तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो वो देखना होगा एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, लेकिन बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान कमिटेड है कि तमाम शहरियों को ये सहूलत मुहैया की जाए। चलें, बिल्कुल ठीक। असद उमर साहब, सो लेट्स टॉक इकोनॉमिक्स नाउ। इनफैक्ट लेट्स लर्न इकोनॉमिक्स नाउ फ्रॉम यू। सर, मूडीज ने बड़ी अच्छी एक जो है वो शक्ल दिखाई है पाकिस्तानी मईशत की, विच इज़ अ गुड थिंग, नो डाउट इन इट। आदाद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में है, अच्छी बात है सर। लेकिन सवाल सर मेरा ये है असद उमर साहब कि जिन चीज़ों का बराह रास्त आवाम से ताल्लुक होता है, लेट से चीनी 2018 में 55 थी, आज पता नहीं कहाँ पहुँची हुई है। घी 120 में मिलता था, आज 250 किलो में मिल रहा है। जंग के मुताबिक 2018 में बिजली का 1 यूनिट 9 रुपये 86 पैसे का था, अब 20 रुपये का हो चुका है। इसमें बहुत से फैक्टर्स होंगे, आई नो। 2 साल के दौरान सर गैस की कीमत में 200% तक इजाफा हो चुका है। खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात की कीमतों में 260% तक इजाफा हो चुका हुआ है। तो सर ये जो डायरेक्ट आवाम को मुतासर करने वाली चीज़ें हैं, इनमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? माजरत के साथ अभी आधे से ज्यादा जो आदाद-ओ-शुमार आपने कोट किए हैं, तो वो आदाद-ओ-शुमार ही ठीक नहीं है। दुगनी बिजली की कीमत हो गई है और 200% इजाफा हो गया गैस के अंदर। माजरत के साथ ऐसा हुआ नहीं है। हमारी जो मैंने इसलिए तो कहा सर, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम यू, तो आप मुझे करेक्ट कर दें। अफरात-ए-ज़र जो है उसके अंदर जब भी पाकिस्तान एक करंट अकाउंट के बहरान से गुजरता है और उसके बाद एक IMF प्रोग्राम आता है, तो उसके नतीजे के अंदर अफरात-ए-ज़र के अंदर इजाफा होता है। और जब मैं ये लोगों से सुनता हूँ ना कि लोगों की जिंदगी जी करंट अकाउंट से क्या फर्क पड़ता है, वो जी क्या फायदा हुआ उसको, करंट अकाउंट का सरप्लस हो गया। जनाब, वो जिस वक्त करंट अकाउंट का खसारा खतरनाक हद तक पहुंचता है
और आपका रुपए जो है वो प्रेशर में आता है और उसकी कदर गिरनी शुरू होती है। मैं जब बिल्कुल छोटा था, आप तो बहुत नौजवान हो, जब मैं छोटा था ना, मुझे सबसे पहला पाकिस्तान में डॉलर जो है वो तकरीबन 4 रुपए का 1 डॉलर मिला करता था। तो वो फिर कीमत जो उसकी कदर गिरती है, उससे आटा भी महंगा होता है, चीनी भी महंगी होती है, घी भी महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है, डीजल भी महंगा होता है, बिजली भी महंगी होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई सिर्फ किताबी चीजें नहीं है, इनका असर बराह रास्त लोगों की जिंदगी पे पड़ता है। तो ये जो करंट अकाउंट का खसारा जिसके ऊपर काबू पाया गया, उसका जो लोगों को फायदा है वो बराह रास्त फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला, सिर्फ 6 माह 8 माह नहीं, सालों पहुंचेगा। अच्छा, अब जो है आप अच्छा, अगर आप उठा के देखें कि क्या हुआ था जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उनके शुरू के दौर के अंदर कितनी अफरात ज़र आई, मुस्लिम लीग नून के अंदर कितनी आई, तो ये नेचुरल एक कॉन्सिक्वेंस है उस खसारे का जो उन्होंने लिया और फिर IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी ये हक बजानिब होगी कि जो अफरात ज़र उन्होंने शुरू में देखा, उसके जो मुशर्रफ हुकूमत गई थी उसके आखिरी में जो हुआ उसका नुकसान था। मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया पीपल्स पार्टी का और हमने किया मुस्लिम लीग नून का। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि चाहे अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की हो या कोई और हो, वो उसके लिए हम ये नुकसान नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक, यानी जो वजह सर बताई जा रही है वो वजह नहीं हो सकती है, जो वजह आप बता रहे हैं वो ही होगी। बट ये तो सर रियलिटी है कि हाँ, अफरात सर बड़ा महंगाई हुई और महंगाई अभी भी है। जो दादोशुमार मैंने बताए हो सकता है वो भी ठीक ना हो, लेकिन इतने भी गलत नहीं होंगे, कम से कम क्लोज तो होगा इतना, तो इतनी महंगाई तो है सर। नहीं, ये जो आपने बताया इसमें से पता नहीं आपने किसको बताया, ये तो काफी रियलिटी से दूर है। लेकिन देखें, महंगाई तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जब भी ये बैरूनी खसारे का बहरान आता है और उसके बाद IMF का प्रोग्राम शुरू होता है और एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, तो उससे अफरात ज़र में इजाफा होता है। वो हमने इस दफा भी देखा। उस इजाफे में जो सबसे ज्यादा अहम होता है ना, आपको पता है 1 से ज्यादा अशारिये हैं अफरात ज़र को नापने के लिए, जो सबसे ज्यादा बराह रास्त लोगों की जिंदगी को नापता है, उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसका भी कोई आसान उर्दू नाम रखेंगे इंशाल्लाह जल्द, बड़ा ही मुश्किल अंग्रेजी नाम है। वो क्या करता है जी, उसमें अशाए खुर्दनोश जो है आम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें उसके अंदर वो शामिल की जाती हैं। वो जनवरी पिछले साल, आज से 1 साल पहले 20% की सतह से ऊपर चला गया था, यानी 1 साल के अंदर कीमतों में 20% ज्यादा इजाफा। जो पिछला हफ्ते का हमारे पास सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आया, उसके अंदर आपको खुशी होगी कि सिर्फ 5.6% का इजाफा नजर आया। तो उसकी जो रफ्तार थी अफरात ज़र की, उसमें आपको बड़ी हद तक कमी नजर आई है। अच्छा असद उमर साहब, ये अगर इसकी वजह पैसे की डिवैल्यूएशन है, इसकी वजह अफरात ज़र की जो आपने बताई एग्जैक्टली अगर ऐसा ही है, डॉलर के महंगा होने की वजह ही है, तो सर फिर ये इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब वो बार बार नोटिस क्यों लेते हैं महंगाई का? उन्होंने अब तक मेरी काउंटिंग के मुताबिक 12 बार नोटिस ले लिया सर, और फिर वो इल्जाम भी लगाते हैं कि ये कोई माफिया है जो ऐसा करता है। तो सर अगर तो ये सब कुछ इस तरह एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब परेशान क्यों होते हैं? फिर वो नोटिस क्यों लेते हैं? किस बात का लेते हैं नोटिस? नहीं, देखें आप, हम जो पहले बात कर रहे थे वो मजमूई तौर पे मईशत की बात कर रहे थे, लेकिन अगर 1-2 चीजें ऐसी हैं जो बराह रास्त अवाम की इस्तेमाल की चीजें हैं और उसमें आपको नजर आता है कि जो अवामिल जिनकी बुनियाद के ऊपर मईशत का तजिया किया जाता है, जितनी कीमत बढ़नी चाहिए थी उससे अगर ज्यादा बढ़ी है और वो इसलिए बढ़ी है कि लोग कोई फायदा उठा रहे हैं, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उसका तो नोटिस वजीर आजम लेंगे ना। सो एक मजबूरी तौर पर मैंने सर उन्हीं का जिक्र किया था। जी मैंने जिन चीजों का नाम लिया था ना सर, वो वही चीजें थी, चीनी थी, घी और गैस और अद्वियात, वो वही चीजें थी जिनका नोटिस लिया उन्होंने। नहीं, घी का बिल्कुल डिफरेंट केस था। घी का उन्होंने नोटिस ये लिया कि क्योंकि रुपया डिवैल्यू हुआ था और बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर कीमत ऊपर गई थी, वो बिल्कुल जायज वजह से हुई थी, लेकिन वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि जाके अब किसी को पकड़ो और कोई माफिया इसमें मुलविस है। उन्होंने कहा इसका हल निकालो, टैक्स इसका कम करो, जो भी कर सकते हो ताकि ये कीमत नीचे आ सके। सो 2 मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने नोटिस लिए हैं और 2 मुख्तलिफ किस्म की चीनी के अंदर उन्होंने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। इसी तरीके से आटे के अंदर तो जो सिंध हुकूमत ने किया, वो तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। सवाल आप हमसे पूछते हैं, हमारी पंजाब के
सूबे के अंदर जो दो बड़े सूबे हैं पाकिस्तान में जहाँ गंदम पैदा होती है, एक पंजाब है एक सिंध। पंजाब के अंदर तो 860 रुपए का आटा मिल रहा था सारे पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर 1100, 1150, 1200 का आटा मिल रहा था उसी पाकिस्तान के अंदर। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो सिंध की हुकूमत जो आटा रिलीज नहीं कर रही थी। आटा वो नहीं रिलीज कर रहे, सिंध के अवाम को उन्होंने मार दिया, और सवाल लोग इमरान खान से पूछ रहे हैं आटे का। चलिए सर, आईपीपीज का सवाल पूछ लेते हैं फिर इमरान खान से और आपसे। आईपीपीज ने 1000 की जो है वो अरब रुपए की वो उनको इजाफी अदायगियां की गई, आपने उनसे वापस लेना था, बल्कि वापस लेने के बजाय उनको मजीद पैसे दिए जा रहे हैं, उनको 450 अरब रुपए दिए जा रहे हैं सर। अब ये तो वफाक से ही पूछा जाएगा, फिर वफाक इसका क्या जवाब देगा सर, वो आप बता दें। जी बिल्कुल, ये सवाल वफाक से बनता है, और शुरू करते हैं हमने कि जिसने ये अदायगी की। सर इसमें से एक भी मायदा जो है, एक भी मायदा इमरान खान को तहरीक इंसाफ का साइन किया हुआ नहीं है। ये तमाम के तमाम मायदे जो हैं वो या पीपल्स पार्टी के साइन किए हुए हैं, या मुस्लिम लीग नून के साइन किए हुए हैं, या जनरल मुशर्रफ के वक्त के साइन किए हुए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इनमें से एक भी मायदा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साइन किया हुआ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनका सवाल वफाक से पूछना चाहिए, लेकिन उस वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए जिसने मायदे किए थे। अब आ जाए कि जो अब इनको पेमेंट्स हो रही हैं, देखिए उनको मायदों के मुताबिक एक अमाउंट आपने देनी थी, एक आपने कीमत अदा करनी है। क्योंकि हमारे वो बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था, तो इसलिए उनकी बर वक्त अदायगियां नहीं हो रही थी, और तकरीबन को 450 अरब रुपए जो है ये फैसला हुआ कि जो पुरानी अदायगियां हैं जो उनको देनी है मायदे के मुताबिक, वो अदायगियां की जाएं ताकि उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो। ये उनको कोई इजाफी पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये उसी माहिदों का पैसा है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने किए थे, ये वही माहिदों के पैसे हैं। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमने उनसे कहा कि आपकी आगे जो मुनाफा है, जो आप वाकई में दस्तखत कर चुके हैं, कानूनी आपका हक बनता था, पिछली हुकूमतों ने आपके साथ ये मायदे किए, उन मायदों के तहत जो आपको पैसा मिलना था उसमें 850 अरब रुपए की उन्होंने हमें कमी दी, और उन्होंने कहा कि जी जो मायदे के मुताबिक मुझे पैसा मिलना था अगले 10, 12, 13 साल के अंदर, उससे मैं 830 अरब रुपए कम लूंगा। तो यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इस आईपीपी के खर्चे के अंदर सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये है कि 850 रुपए बचा लिए, बाकी जितनी भी वो अदायगियां ज्यादा की गई वो उन्होंने की गई। उसके अलावा एक्सेस पेमेंट का सवाल वो एमओयू के अंदर मौजूद था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो एक्सेस पेमेंट्स हुई है, नेपरा जो रेगुलेटर है वो उसकी डिटर्मिनेशन करके बताएगा, और जितनी भी एक्सेस पेमेंट है उससे काट ली जाएगी। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ऑपोजिशन एक तनकीद आप पे बहुत करती है, और ऑपोजिशन के कुछ जो इकोनॉमी के जानने वाले लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, सागडार साहब हो गए सर, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। उसका जवाब सर आपसे डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि बहुत ही तसल्ली बख्श आएगा। 2013 से 2018 तक पीएमएल-एन हुकूमत 503 अरब से बढ़कर, ये सर गर्दिशी कर्जों की बात हो रही है, सर्कुलर डेट की, 503 अरब से बढ़कर 1125 अरब रुपए, यानी 5 साल में 10 अरब 37 करोड़ रुपए माहाना इजाफा। 2018 से 2020 पीटीआई हुकूमत 1125 अरब से बढ़कर 2325 अरब रुपए, यानी 2.5 साल में 40 अरब रुपए माहाना इजाफा। सर गर्दिशी कर्जों के बहुत फैक्टर्स होते हैं, डेफिनेटली आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो करप्शन के खिलाफ थी, जो खुद करप्ट नहीं है, किसी को करप्शन करने नहीं देती, मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है, वो गर्दिशी कर्जे नहीं रोक पा रही है जो बढ़ रहे हैं। एक तो बड़ा अच्छा आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये आपने सवाल पूछा। पहली बात तो आपने ये कहा कि उनका जो इजाफा है वो तकरीबन 600 अरब रुपए हुआ, ये आपने कहा ना कि 500 से 1100 पे गया। जी नहीं, इसके अंदर सर ये खुद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी, मुफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं तकरीबन 600 अरब। जी जी, इसाक डार कह रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल जो भी कह रहे हैं, उसके अंदर वो 480 अरब रुपए की जो अदायगी उन्होंने पहले ही आते हुए पेमेंट की थी, जिसका ऑडिट भी नहीं हुआ, जो एजीपी के अंदर उसके बाद बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना कि बगैर ऑडिट ये इतनी जल्दी पेमेंट करने की सारे सिस्टम पर। सो जनाब वो 600 अरब रुपए का इजाफा नहीं है, वो 1100 अरब रुपए का इजाफा है। अगर उस क्योंकि वो होता ये है कि जिसको आप अदायगी कर देते ना तो वो उस वक्त सर्कुलर डेट में से निकल जाता है। ये तो सर्कुलर डेट के हेडलाइन नंबर आप बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये 1100 अरब था। दूसरी बात, उससे ज्यादा अहम बात, इनका जो आखिरी साल था उसमें सिर्फ एक साल के अंदर कितना गर्दिशी कर्जे का इजाफा था? 450 अरब। अच्छा, ये गर्दिशी कर्जा क्यों इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में होता हुआ है। ये मिफ्ता इस्माइल उस साल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिस साल हुआ है 450 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ एक साल के अंदर। वो जो आप कह रहे हैं ना 605 साल के अंदर, माजरत के साथ 605 साल के अंदर,
2017-18 वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 450 अरब रुपए का इजाफा एक साल में। वो इसलिए हुआ कि उन्होंने जो महंगे महंगे मुआहदे किए, वो जब जो मंसूबे थे जब वो मुकम्मल होना शुरू हुए तो उनकी अदायगियां शुरू हो गई। आगे इलेक्शन आ रहा है तो ये कीमत बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो उसकी वजह से जो हमने इनहेरिट किया फ्लो, वो 450 अरब रुपए सालाना का इनहेरिट किया हमने, कोई 100 अरब का नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जो इनका आखिरी साल था ये 2017-18 मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो जी अदायगी होती है इन मंसूबों के लिए, चाहे आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, हुकूमत पाकिस्तान को जो अवाम का पैसा होता है, हुकूमत अपने घर से नहीं लाती, हुकूमत पाकिस्तान को 500 अरब रुपए 2017-18 में, तकरीबन 500 अरब रुपए से थोड़े से ज्यादा वो देने थे, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। मुस्लिम लीग नून के साइन किए हुए मुआहदे जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो उसी वक्त कंप्लीट हुए थे, जो आगे जाके कंप्लीट होने थे, वो 2023 तक एक भी रुपए इसमें मैं तहरीक इंसाफ के किसी मुआहदे का नहीं बता रहा, वो 500 अरब से बढ़ के 2022-23 में वो कीमत, वो अमाउंट जो है वो 1500 अरब से ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी 1000 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ इसके अंदर। और ये उसके ऊपर है, ये 1000 अरब रुपए 5 साल में नहीं, 1000 अरब रुपए सिर्फ एक साल में इजाफा होगा बनिस्बत 2017-18 जहां था, यानी 450 छोड़ के नहीं, मुझे मुकम्मल करने दें, मैं आखिरी बात मुकम्मल करें, यानी अगर मैं कुछ भी तब्दील ना करूं तो 450 अरब रुपए का वो छोड़ के गए थे, और ये 1000 रुपए तो 2022-23 में सिर्फ एक साल के अंदर 1450 अरब रुपए का इजाफा होगा, जिसमें तहरीक इंसाफ की कंट्रीब्यूशन 0 होगी। 100% ये वो होगा जो मुस्लिम लीग नून के फैसलों की वजह से है। अच्छा सर, ये वैसे मैं आपका ये लॉजिक बिल्कुल मान गया, और ये 400 अरब ये ऐड होते हैं उनके नून लीग के दौर के, ऐड हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और अगेन सर, आपने जो चीजें बताई हैं, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाइट आई एग्री टू इट, पर मुझे आपको एक क्लिप सुनवाना है सर, उमर अयूब साहब का। मुझे सर ये बताइएगा, उन्होंने ये दावा फिर किस बुनियाद पे किया था? डेफिनेटली ही वुड बी ब्रीफ्ड, उनको अगर ब्रीफिंग या फिर नहीं दी गई, उनको पता नहीं होगा कि फिर आप जो बातें कर रहे हैं वो उनके इल्म में नहीं होंगी। असद उमर साहब, ये दावा फिर उमर अयूब साहब ने किस बेस पे किया था? आप जो बात करें एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट क्या ये चीजें फिर उमर अयूब साहब को पता नहीं थी कि अभी पॉसिबल नहीं है ऐसा? ये बड़ी आपने अच्छा बात है, मुझे पता क्या याद आ गया, राजा परवेज अशरफ बन गए जनाब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर में, उसको सियासत में नहीं था, तो ये टीवी पे जाए और वो हर साल बोले कि अगले साल दिसंबर के अंदर जो है ना वो गर्दिशी कर्जे जो है वो खत्म हो जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो कराची आए हुए थे, गवर्नर स्टेट बैंक के पास डिनर हो रहा था, मैंने कहा राजा जी ये रोज टीवी पे खड़े होके आप बोल देते, ये आपको किसने बताया खत्म हो जाएगा? उसने कहा जी हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट है वो बताते। और मैंने कहा भाई टीवी पे तो आप खड़े होते, ब्यूरोक्रेट तो नहीं होता। तो ये उमर अयूब से पूछना पड़ेगा कि किस साइंसदान ने उनको ये बताया था। उमर अयूब से मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा। अच्छा चले, ठीक है, यानी वजारतों को गलत ब्रीफिंग हो जाया करती है ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से, आज भी हो रही है। इट्स ओके, परफेक्ट, चले ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो मुझे जो तरीके इंसाफ का यूं कह लें कि यूएसपी है तरीके इंसाफ का, वो था रिफॉर्म्स, विच दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन कीपीके गवर्नमेंट एज वेल। सर, रिफॉर्म्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और उस इस्लाहात में एफबीआर था, पुलिस थी, उसमें पीआईए थी, रेलवे थी। रेलवे की अभी रिपोर्ट आई है, उसमें खसारा दिखाया गया काफी सर, 40 अरब रुपए का खसारा हो चुका है सर। स्टील मिल्स थी। अब मुझे आपका बयान सर आज भी याद है, बड़ा ही वो अच्छा लगा था कानों को सुन के, वो बयान जो आपने असेंबली के फ्लोर पे दिया था। आपने कहा था बस एक अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, अच्छा सीईओ चाहिए, इदारे ठीक हो सकते हैं। बट सर नहीं ठीक हो पा रहे, मतलब आज भी स्टील मिल की जो हालत है आपके सामने है। अभी बेचारे सीईओ को खाना नहीं पहुंच रहा था, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बार वो 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है। सर रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला पाई आपकी गवर्नमेंट अभी तक? देखिए, पहली बात तो रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए भी हैं। आपको पीआईए के ऊपर कभी आप तफसील से ब्रीफिंग लें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर क्या रिफॉर्म्स करते रहे। रेलवेज का आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा करने जा रहे हैं ML1, और उस ML1 का एक जो कलीदी अंसर है वो गवर्नेंस रिफॉर्म है। वो पूरी एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म का प्रोसेस वहां पर शुरू होने वाला है। और भी इसके अलावा दूसरे इदारे, पावर सेक्टर जिसकी अभी हम बात करते हैं सर्कुलर डेट की, बड़े बड़े रिफॉर्म मेजर्स लिए गए। लो एफिशिएंसी प्लांट्स को बंद करना, ये जो एक क्रिमिनल फैसला करके चले गए थे, जुर्माना फैसला कि LNG का जो प्लांट है वो हर सूरत चलना ही चलना है, चाहे उधर से महंगी बिजली भी आए तो उसको चलाना जरूरी है। वो LNG मस्ट रन खत्म किया। इसी तरीके से
हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उनके रिटर्न्स में कमी की, जो आईपीपीएस के रेट ऑफ रिटर्न थे उनके अंदर कमी की। इसके अलावा आजाद जम्मू एंड कश्मीर को जिस तरीके से बिजली दी जाती है वो बदला जा रहा है निजाम, बलूचिस्तान का जो सोलर सिस्टम है उसको, ट्यूबवेल का सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां तक स्टील मिल का ताल्लुक है, स्टील मिल का देखें, जैसे ही हमारी हुकूमत आई थी तो एक टीम बनाई गई माहिरीन की, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन की और उसकी बुनियाद के ऊपर एक एजेंडा बनाया गया कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टर्स को ला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको बेहतर करना है। और सिर्फ 1 मिलियन टन जो उसकी कैपेसिटी थी वो 10 लाख टन थी, उस 10 लाख टन को कम करके वो तो पहले 14,000 टन, 1,40,000 टन पे ले आए थे, फिर बंदी हो गई। उसको सिर्फ 10 लाख पे वापस नहीं ले जाना, 30 लाख के ऊपर वापस लेके जाना है। वो उसका प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया था। यहां पर लोगों की ड्यू डिलिजेंस टीम्स आ गई थी और ये था महीना मार्च का, और उसके बाद लॉकडाउन, कोरोना, वो सारा प्रोसेस रुक गया, वरना अभी तक तो शायद वो ट्रांजैक्शन की बिडिंग भी हो चुकी होती। तो असद उमर साहब, ये अगेन मैं आपकी बातों से अगर एग्री कर जाऊं, एंड आई टेंड टू एग्री, तो फिर ये खबर क्या झूठी है कि वज़ीर आज़म साहब इशरत हुसैन साहब पे बरम हुए, उन्होंने बल्कि नाराजगी का इजहार किया, और इसी रिफॉर्म्स के एजेंडे पे कि रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही हैं, आप काबीना का हिस्सा है, बेहतर बता सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी मैं दो टोक बता सकता हूँ, बिल्कुल झूठी खबर है। कभी भी वजीर आजम ने ये नहीं कहा था। वजीर आजम ने उल्टा कहा था कि इतने आप काम कर रहे हैं, लेकिन काबीना के जो मेंबर्स को जो ब्रीफिंग है वो बहुत देर के बाद हो रही है, तो इनको पता नहीं है कि क्या क्या काम हो रहा है। तो उन्होंने तो इस बात का इजहार किया था। दूसरी मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ जनाब, ये हुकूमत है, हमें आदत है एक जमहूरियत की जहां खानदानी बादशाहत होती है, जहां बहस मुबाहिसा इख्तिलाफे राय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मैं हर दूसरी कैबिनेट मीटिंग के बाद सुनता हूँ, ओहो उधर लड़ाई हो गई। ओ भाई, ये लड़ाई नहीं होती है, जमहूरियत होती है। वहां पे बादशाह नहीं बैठा हुआ, वहां पे वजीर आजम बैठा हुआ है, वहां पे एक जमहूरी आदमी है, लोग वजीर आजम से इख्तिलाफे राय करते हैं, घंटों बहस चलती है, फिर फैसले होते हैं। आदत नहीं है हमें, तो इसलिए हर 2 महीने के बाद, 2 महीने नहीं, हर 2 मीटिंग के बाद को खबर लगती है, ओ फलाने का उससे लड़ाई हो गई। जनाब, ये जमहूरियत है, बादशाह खत्म हो गई है। लेकिन सर, ऐसा ही इख्तलाफ नदीम अफजल चंद साहब ने भी किया था, मगर उनके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिसने जाना है जाए। इख्तलाफ तो उन्होंने भी किया और उनको जाना पड़ गया। सर देखिए, मुझे उन्होंने तो वज़ीर आज़म ने बाइदी में जो ये कहा था, उन्होंने तो कहा था ये आइंदा की बात करें, तो अभी की तो बात ही नहीं करें। तो मेरे ख्याल में उसका नदीम अफजल चंद से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने उस दिन बात क्या की, और मैं 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि भाई, जो अभी मैं कह रहा था कि क्या इस काबीना में कोई ऐसा फैसला होता है जिस पर लोगों को इज़हार राय की आजादी ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, कई दफा ऐसा होता है, बंदा सर पकड़ के बैठे और कितनी बहस होगी, खुदा का वास्ता फैसला कर दो। इतना पेश एक एक आइटम के ऊपर ऐसे जो बड़े आइटम्स आते हैं, 20-20, 25-25 कैबिनेट मेंबर जो है अपनी राय देते हैं। उसके बाद जब फैसला हो जाता है, ये दुनिया का मुसल्लमा असूल है, इसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फिर काबीना का फैसला है। फिर आप बाहर निकल के अगर ये जाके टीवी पे बोलेंगे कि नहीं जी उन्होंने तो ये किया लेकिन मैं ये चाहता था, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हर फैसला आपकी मर्जी का नहीं होता है, और ऐसे फैसले हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, जहां मैंने काबीना के अंदर जो राय दी थी और बड़ी तफसीली राय दी थी, वजीर आजम ने फैसला मुख्तलिफ किया। मुझसे टीवी पे लोगों ने पूछा जी आपकी तो सुना राय मुख्तलिफ थी। मैंने कहा भाई, जब एक दफा फैसला हो गया ना, तो वो मेरा फैसला है। ठीक, तो यानी काबीना में नदीम अफजल चंद साहब की मुखालफत, वहां पे उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बाहर आके आवाज उठाई, जिसको इमरान खान साहब ने गलत जाना। नहीं, मैं बिल्कुल नदीम अफजल चंद का ये नहीं कह रहा। ये आपका तज़िया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि नदीम अफजल चंद ने क्यों रिजाइन किया, मुझे नहीं पता। चलिए, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर प्रीवियस स्टेटमेंट सर। ठीक है सर। अच्छा सर, बिल्कुल आखिर में मैं आखिर में बात करूंगा आपसे। हमने आगाज में सर जिन बेसिक अशिया की बात की थी जो एक आम आदमी की जरूरत होती है, तरीके इंसाफ हुकूमत के 5 साल के बाद अभी 2.5 साल मजीद रह गए हैं। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चीनी, बिजली, गैस, आटा, अद्वियात, इनकी कीमतों में क्या कमी आएगी? क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब मजीद इजाफा नहीं होगा, और आपके बिल्कुल आखिरी साल में आके जब आपकी हुकूमत के 5 साल पूरे होने वाले होंगे, आप कमी लेकर आएंगे? देखिए, इसके अंदर दुनिया के अंदर जो कीमतें किस तरीके से चलती हैं, आप अगर देखें सारी दुनिया के अंदर, तो अफराते ज़र हर दुनिया की मईशत का हिस्सा है। यानी
कीमतें बढ़ती हैं, तमाम दुनिया के अंदर बढ़ती हैं। सिर्फ जिस रफ्तार से वो चीज बदल रही है, कीमतें बदल रही हैं, अफरात-ए-ज़र बदल रहा है, वो जो है वो टारगेट होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अहम लोगों के इस्तेमाल की चीजें जो हैं, उसका सिर्फ 5.6% के ऊपर आया हुआ था। अगर हम अफरात-ए-ज़र को होल्ड कर सकें सिंगल डिजिट के अंदर 4, 5, 6% इस रेंज के अंदर होल्ड कर सकें, तो आपको दुनिया में सब लोग बताएंगे कि ये एक अच्छी रेंज है। जब बहरान आता है, तो बहरान से, क्राइसिस से निकलने के लिए फिर जो फैसले करने पड़ते हैं, वो मैं पहले उसकी बात कर चुका हूं। फिर उसमें आप देखते हैं कि अफरात-ए-ज़र 10%, 20%, 2008 के अंदर 25% पे चला गया था। तो वो अच्छा नहीं होता, उस किस्म की महंगाई अच्छी नहीं है। लेकिन ये कहीं दुनिया में नहीं होता कि मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूं, मैं किसी एक चीज की, किसी अंडे या रोटी की नहीं बात कर रहा, मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूं कि कीमतें कम होती चली जाती हैं। इंडिविजुअल इनफरादी चीजों की होती है, बट आमतौर पे वो होती हैं टेक्नोलॉजी की चीजें। कंप्यूटर आते हैं, शुरू में महंगे होते हैं, फिर सस्ते हो जाने शुरू होते हैं। मोबाइल फोन जो है वो नया आता है, महंगा होता है, फिर आस्ता सस्ते होने शुरू हो जाते हैं। बट ओवरऑल मजमूई तौर पे कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन अच्छे ममालिक के अंदर जहाँ मईशत इस्तेकाम में है, वहां पे इसका इजाफा जो है वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता होता है, वो तेजी से इजाफा नहीं होता। ठीक है असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक बड़ी मुनफरिद कहानी आपको सुनाते हैं, जिससे जाहिर ये होगा कि हमारे मुल्क में करप्शन करना अशराफिया का, एलीट तबके का हक बन चुका है। ऐसा क्यों है, बात करेंगे काजी सईद साहब के साथ इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में करप्शन की तारीफ बदल चुकी है? क्या करप्शन के बारे में नजरियात बदल चुके हैं? क्या करप्शन को अब जुर्म नहीं समझा जाता? सियासतदानों के बयान सामने आते हैं जो तासुर देते हैं कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना जुर्म नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग करना जुर्म नहीं है, क्योंकि सभी करते हैं। बल्कि सूरत हाल तो यहां तक पहुंच चुकी है कि थोड़ी रकम की हेरा फेरी को भी करप्शन नहीं समझा जाता। टैक्स पूरा अदा ना करने को करप्शन नहीं समझा जाता। किसी का हक किसी और को दे देना करप्शन समझा नहीं जाता। सिफारिश करा के अपने पसंदीदा फर्द को भर्ती करा देना करप्शन नहीं समझा जाता। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना करप्शन नहीं समझा जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी गुज़िश्ता हुक्मरानों पर डालते हैं। वो कहते हैं साबिक हुक्मरान माशरे की अखलाकियात को नीचे ले गए। हमजा शरीफ कई बच्चों को तकरीर कर रहा था, कहता बच्चों करप्शन होती है, सारी दुनिया में होती है, यानी एक्सेप्टेबल कर देते हैं क्राइम को। इसलिए वो हमारा मीडिया भी इसको बुरा नहीं समझता। मेरे से पूछता है कि ख्वाजा आसिफ ने, उसने तो जी सिर्फ 22 करोड़ की करप्शन की थी, उसको जेल में क्यों डाल दी? अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब एक कौम की मोरालिटी डिक्लाइन कर जाती है, जो मीडिया है वो प्रोटेक्ट करता है। एक आम आदमी की करप्शन भी नुकसानदेह है, लेकिन हुक्मरान की करप्शन ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हुक्मरान करप्शन करता है तो मुल्क की तरक्की के रास्ते में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हुक्मरान चोरी करता है तो पूरे मुल्क का निजाम करप्ट हो जाता है। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। जो सबसे बड़ा जुल्म करप्शन करती है एक मुल्क से, कि करप्शन को एक्सेप्टेबल कर देती है। अब बुराई को बुराई नहीं समझते हैं कि गलत चीज नहीं हो रही, और इससे क्या होता है, लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे सियासतदानों पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो इसका जवाब पेश करते नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा। ये बात सामने आई कि शहबाज शरीफ ने रकम का सुराग गुम करने के लिए अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल किए। इस पर पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने उनके दिफा में अजीब बात की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपने मुलाजिम के नाम से अकाउंट खुलवाना कोई जुर्म नहीं। अगर वो मुलाजिम के अकाउंट में पैसे डालकर किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जुर्म क्या है? राना सनाउल्लाह मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म मानने को तैयार ही नहीं है। और इतनी ही अजीब बात यह भी है कि राना सनाउल्लाह ने पूरा टैक्स अदा ना करने का भी दिफा किया। दलील ये थी कि सब करते हैं। नाज़रीन, ये जो दलील है ना कि सब करते हैं, यह दलील बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और हमारे माशरे में इस दलील की वजह से बहुत से खतरनाक रुझानात जन्म ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी पर जाली अकाउंट्स खुलवा कर उनके जरिए करप्शन का इल्जाम लगा, तो उन्होंने एक और बिजनेसमैन का हवाला देते हुए कहा कि जाली अकाउंट्स के बगैर तो कोई कारोबार चल ही नहीं सकता।
इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में तहकीकात हुई। एहसन इकबाल पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है, लेकिन उनकी मीडिया से गुफ्तगू में तासुर मिलता है जैसे वो सिर्फ माली करप्शन को ही करप्शन समझते, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को करप्शन समझते ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के ही अहम रहनुमा हमजा शहबाज का बयान तो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो नन्हे बच्चों को भी करप्शन बर्दाश्त करने का दर्स दे दिया था। न जाने मासूम जहनों ने उनके बयान का क्या असर लिया होगा और आगे चलकर क्या असरात इसके मुरत्तब हो। पाकिस्तान के कायम रहने के लिए इस जमहूरियत का तसल्जुल भी जरूरी है। ये लूली लगड़ी जमहूरियत एक दिन अपनी मंजिल पा जाएगी। करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कयूम जतोई ने तो ऐसी बात की थी जिसे सुनने वालों ने उंगलियां दांतों में दबा ली थी, और उन्होंने बहुत मासूमियत से पूछा था कि क्या करप्शन करना हमारा हक नहीं, और फिर बाद में करप्शन करने का दिफा भी करते रहे थे। करप्शन में मसावत होनी चाहिए। अगर देखें बात सुने, बात नहीं बलोच, सराइकी, सिंधी, पख्तून, पंजाबी सबको हक है कि उतनी करप्शन करें जितने उन्होंने किया। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान सुपर लीग पर करप्शन का दाग लगा, मुल्क का वकार दागदार हुआ, तो उस वक्त के वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता रियाज पीरजादा ने करप्शन करने वालों के लिए नरम गोशा अपना लिया। स्पॉट फिक्सिंग के हक में अनोखी मंतक पेश की, कहा 2 गेंदें ही तो रोकी हैं, किसी की जान तो नहीं ली। कद्दू का वाकयात होते रहे तो उसको इतना टेंस नहीं कर देना चाहिए, और वैसे भी ये खेल है। तो मैं तो बाज़ कहता हूँ कि जी अगर 2 गेंदें रोक ली तो इंसानियत का कत्ल तो नहीं किया। जो कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे, और जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ मुल्क को करप्शन कर रहे हैं, तो ये भी उन जुर्मों में से एक जुर्म है। आखिर ये हो क्या गया है सोसाइटी को और हमारे सियासतदानों को? वो अपने ख्यालात और अपने बयानात के जरिए माशरे में कौन से रवैये परवान चढ़ा रहे हैं और इनके कितने खतरनाक असरात होंगे। तजिया लेंगे जनाब काजी सईद साहब से। काजी साहब, ये मैंने आपको सुनवा दिया सारा जो इनके अपने नजरियात हैं, ये क्या वजह क्या है? करप्शन इनके लिए एक मामूली बात, चले मामूली बात छोड़ें, ये अपना हक क्यों समझने लग गए हैं करप्शन को? देखिए, एक तो बात ये है कि ये निज़ाम और इसकी जो इशराफिया है वो करप्शन और ये आपस में लाजमो मलजूम है। अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की साइट पे जाएं तो तकरीबन हमारी गरीब दुनिया से $2 ट्रिलियन जो हैं नाजायज़ तरीके से, जो जायज़ तरीके की करप्शन में उस पर भी बात करता हूँ, जो नाजायज़ तरीके से जाता है, ड्रग मनी जाती है, किक बैक्स के पैसे जाते हैं ये और दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वेस्ट इसको फैसिलिटेट करता है। और वो किस तरह फैसिलिटेट करता है ये मैं आपको इकोनॉमिस्ट कोट कर रहा हूं कि वो लिखता है कि अमेरिका, यूरोप या लंदन में जितने कागजात आपको एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के लिए चाहिए उससे कम कागज चाहिए होते हैं आपको ऑफशोर अकाउंट खुलवाने के लिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग बैठ गई है। ये 2 काम करते हैं, एक तो हमारी गरीब दुनिया में 2 नंबर लोगों को करते हैं, उनको करप्शन की इजाज़त देते हैं, और ख़ुद उनकी मिली भगत से फिर हमारी करप्शन करके हमारे वसाइल, मादनियात और सस्ती लेबर और हमारी जो अजनास हैं उनको और जो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके साथ आपका जो है ये जिसे आप वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, ये पूरे का पूरा, इसीलिए तो ये अनटचेबल है। मतलब आप इस वक्त बरतानिया जो है वो इसको काले धन का दारुल खिलाफा कहते हैं, और महंगा लंदन इसलिए है कि वहाँ इंचों में ज़मीन बिकती है। रशियन माफिया हो, पाकिस्तान का माफिया हो, और अफ्रीका के जो लूटने वाले हों, इवन रशियन माफिया जो है वहाँ पे पनाह लेता है और वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो अकामा होता है ये क्यों लिया जाता है? अकामा, अब ज़ाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर है या एक वजीर दिफा है, उसको क्या ज़रूरत है भाई वर्क परमिट रखने की? वर्क परमिट इसलिए रखा जाता है कि जब अगर किसी अकाउंट की तफसील मांगे हम, और अगर आपके पास, ये कहते हैं आप अकामे पे पकड़ लिया, अकामे की वारदात क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास अकामा है तो आपका एड्रेस दुबई का आएगा, सऊदी अरब का आएगा, लिहाजा वो कहेंगे जी इस नाम के आदमी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका अकाउंट हो और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान हो। तो ये एक एलैबोरेट सिस्टम है, इसके खिलाफ लोग बिलबिला रहे हैं। इंडिया की तहरीक देख लें, अमेरिका में देखें कितना बड़ा बहरान आया हुआ है, आधा समाज जो है वो डिवाइड हो गया है। अभी वो ट्रंप के पीछे खड़े हैं, अब वो इस निज़ाम को भी चैलेंज करेंगे। उन्होंने पार्लिमान का पे जो हमला किया है, बेसिकली उन्होंने रियासत के इस रवैये और इस करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के खिलाफ एक जो है वो एक बैकलैश आई है, और ये बैकलैश वापस नहीं जाएगी।
ट्रंप अगर चला भी जाता है सुकून से तो वो जो डिवीजन है वो लड़ाई अंदर रहेगी और वो फॉल्ट लाइंस मौजूद रहेंगी। तो इस वजह से ये एज अ मैटर ऑफ राइट करप्शन करते हैं। और मगर ये निज़ाम अब चटक रहा है, टूट रहा है। आज की आईटी ने, आपके सोशल मीडिया ने इनको इतना नंगा कर दिया है कि कोई अब इनके पास इखलाकी जवाब नहीं रहा। मगर मिसिंग क्या है? मिसिंग है वो सियासी तहरीकें कि अब ये जाली किस्म की पीडीएम की तहरीक चला रहे हैं, असल तहरीक चलाते नहीं है कि भाई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स पे कभी तहरीक नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे हकूक से हमें महरूम रखने के सवाल पर ये सारे यकजा हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन के लोग हों। तो ये एक बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम का एक, और ये हुआ 1989 और 91 में स्टालिनिज्म के निज़ाम के बाद, सोवियत यूनियन के निज़ाम के बाद इन्हें खुली छुट्टी मिल गई है। कहते हैं कि ये लूटना आप अपना मैटर ऑफ राइट समझते हैं, फिर ये मीडिया इनके कब्जे में होता है, फिर जो है इदारे जो है जो रेगुलेटर है, निजाम का जो खात्मा है जी वो एवोल्यूशन के इर्तिका के तहत होगा। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस आ गई लोगों में, आईटी को सेहरा जाता है क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आ गया, लोग इनको नंगा कर रहे हैं। ये अपने आप होगा, खुद रॉ होगा, या फिर इससे कोई लीड करेगा? और अगर कोई लीड करेगा तो मौजूदा दौर में कोई लीडर ऐसा है जो लीड कर सकता है? देखें, पहली बात तो ये जो एवोल्यूशन और रिफॉर्म्स की करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि इनकलाब से खौफजदा होते हैं। इनकलाबों को रोकने के लिए इस्लाहात की जाती हैं, हुक्मरान तबके को नई जिंदगी देने के लिए। मैं इस्लाहात के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, मगर इस्लाहात में किसी इस आलम इंसानी या जो बनी नौ इंसान की निजात नहीं है, ये इनकलाबात के जरिए होगा। और रही बात के लीडरशिप, देखें जब इनकलाब फूटते हैं लीडर नहीं, इनकलाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 68-69 की मूवमेंट नहीं बनाई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 68-69 की मूवमेंट ने बनाया था। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी जो भारत में जो कुछ हुआ है बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब वहां पे उन्होंने ये ऐलान किया है 1,20,00,000 किसान सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन का भी हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कू कर दिया है, उन्होंने स्टेटस को तोड़ दिया है, उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है अपनी तमाम सियासी जमातों और पार्टियों पर, और वो अपने मसाइल खुद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नंगा कर दिया। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा है कि हम तुम्हारी कमेटी को नहीं मानते, क्योंकि करते ये क्या है, जब ये इनकी वारदात इनके दीगर इदारे नहीं संभाल सकते इंडिया में, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है हुक्मरान तबके को बचाने के लिए। तो लेकिन ये होगा तहरीकों के जरिए, एवोल्यूशन होता है कायनात, मगर यहाँ ये रेवोल्यूशन से ये साफ होगा, और इस निज़ाम के खिलाफ जो एक बेचैनी है और जो नफरत है वो जरूर फटेगी। और गौर करें कि आज फर्स्ट वर्ल्ड में रेवोल्यूशन या इनकलाब है, ये खुदरा होगा, ये बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से उभरेगा, या ऐसे कोई लीड करेगा, कोई इसको इंजीनियर करेगा? देखें, पाकिस्तान में तब्दीली होती है मैन एंड मोमेंट की। मोमेंट देखें, इनकलाबात तकमील तक तब पहुंचते हैं कि जब इनकलाब का लम्हा आ जाता है, लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं, और लीडर भी फिर वो तहरीकें अपने लीडर तलाश करती हैं। जुल्फ़िकार अली, ये आखिरी बड़ी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। 68-69 की मूवमेंट से पहले वो नैब वली खान के पास जाकर सेक्रेटरी जनरल की सीट मांग रहे थे, मगर इनकलाब के बाद आज तक पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत ने जो भी अशर किया हो अपनी पार्टी का, मगर उसी इनकलाब की जो है यादगार के तौर पर आज भी वो पावर में है। तो आज दुनिया एक नए इनकलाब के मुंतज़िर है। मसला ये नहीं है यहाँ पे कि माजी के इनकलाब नाकाम हो गए थे, मसला ये है कि एक नया ताज़ा दम और सच्चे इनकलाब जितनी देर से, जितनी ताख़ीर से ज़माने में ज़ाहिर होगा, इतने लोग ज़िल्लत का शिकार रहेंगे। जी अली हैदर। ठीक है काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको एक दिल दहला देने वाली दास्तान बताऊंगा। नाजरीन, एक बच्ची, एक लड़की, उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, और 6 दिन के बाद उस लड़की के मुताबिक उसके शौहर ने उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। क्यों? ये वाकया है क्या? इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कानून मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या जालिमों को बचाने के लिए? एक जुर्म होता है, रियासत का एक शहरी इस जुर्म का निशाना बनता है, लेकिन इसके बाद कानून मजलूम को इंसाफ देने के बजाय मजलूम को तड़पाता है, इंसाफ के लिए तरसता है, दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर देता है, और इस सारे अमल में मुल्जिमान हंसते मुस्कुराते खुशियां मनाते रह जाते हैं, जमानतों पर बाहर आ जाते हैं। पुलिस और मुल्जिमान की मिली भगत और नाकिस तफ्तीश की वजह से मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी जाती है। बेहिसी और नाइंसाफी की यही दास्तान लिखी जा रही है लोधरा में, जहां 7 महीने पहले एक हवा की बेटी सफाकियत का निशाना बनी थी। 6 दिन की दुल्हन के जिस्म को बड़ी बेरहमी और सफाकी के साथ तेजाब से जला दिया गया।
इसकी दोनों आंखें जाया हो गई थी, चेहरा मस्क हो चुका था, जिस्म का 40% हिस्सा उससे जायद जल चुका था। लेकिन जुल्म ये नहीं है, ये तो जुल्म की पहली किस्त है। और जुल्म की अगली किस्त गुज़िश्ता दिनों सामने आई जब शरीफा को तेजाब में नहलाने वाला मुल्जिम इसके शौहर अल्ताफ को पुलिस की गफलत और नाकिस तफ्तीश के बायस जमानत मिल गई। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, पुलिस ने बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया है, बहुत ज्यादती हुई है लड़की के साथ। इसके पास अब कुछ नहीं बचा, इंसाफ भी नहीं मिला, बहुत जुल्म हुआ है, इलाके में बहुत खौफ और हरासत फैला हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि बस इनको इंसाफ मिला जाए। शरीफा बीबी पर जुल्म की कहानी पहले दिन से जारी है। मुतासरा खातून के मुताबिक जिन लोगों ने उससे जिंदगी भर की मुस्कुराहट और आंखों का नूर छीन लिया था, उन्हीं लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर खुद ही मुकदमे के मुद्दई बन गए थे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुबैना तौर पर पुलिस भी मुल्ज़मान के साथ मिलकर तफ्तीशी अमल को मजीद कमजोर करती रही। शरीफा बीबी का कहना है कि पुलिस ने देवर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करने के बाद मुझे मुद्दई बनाया और फिर इसके बाद मेरा बयान लिखने की बजाय तफ्तीशी अफसर ने अपनी मर्जी का बयान लिखा। तेजाब गर्दी का शिकार खातून का कहना है कि इसके शौहर और देवर ने साजबाज करके इस पर तेजाब फेंका और इस ड्रामे को सच साबित करने के लिए उसके शौहर अल्ताफ ने खुद को भी तेजाब से मामूली मुतासर किया। लोधरा में भी एक हव्वा की बेटी गुज़िश्ता 7 माह से अपने ऊपर ढाए गए जुल्म का इंसाफ मांग रही है। सफाक जालिमों की गिरफ्तारी और उनकी सजा का मुतालबा कर रही है। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त शरीफा बीबी भी मौजूद हैं और मौजूद हैं मुसरत बिस्वा साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप दोनों का शुक्रिया। बहन, सबसे पहले आपसे ये आपके साथ हुआ क्या, क्यों आखिर शादी के 6 दिन बाद ही ऐसा जुल्म आप पर बीता है? पूरी दास्तान अगर आप मुख्तसर तौर पे बता सकें। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है और 6 दिन के बाद, इस शादी के 6 दिन के बाद और मेरे ऊपर तेज़ाब डाला गया है। और तेज़ाब डालने की वजह यह है कि नसरीन के साथ मेरे शौहर के नाजायज़ ताल्लुक़ थे, अल्ताफ़ के, और मुझे पता चला तो मैंने देखा। ये बहुत शर्म की बात है, बताने की नहीं है, तो बस मजबूर होकर मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद उसी रात को ही मेरे शौहर ने मेरे ऊपर तेज़ाब डाल दिए। मुमताज़ और अल्ताफ़ मेरे शौहर हैं और मुमताज़ मेरा देवर है, और नसरीन इनकी भाभी और अख्तर और राशिद, इन्होंने मिलकर मेरे ऊपर तेज़ाब डाला है। और मैं पूरी झुलस गई हूँ, मेरी आंखें झुलस गई हैं और पूरा चेहरा झुलस गया है, पूरा जिस्म झुलस गया है। अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ और दर बदर धक्के खा रही हूँ। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, जब आप इसके बाद पुलिस के पास गई तो फिर पुलिस का आगे से क्या रवैया था आपके साथ? जी, मैं पुलिस के पास गई तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद मैं पुलिस वालों के पास गई हूँ तो पुलिस वालों ने मेरे जो मुजरिम थे तो उनको ही मुद्दई बना दिया है, मेरे देवर मुमताज़ को। और पुलिस वालों ने बिल्कुल सही कार्रवाई नहीं की है और तशवीश इनकी सही तरह नहीं की है, मुमताज़ और अल्ताफ़ की। बाकी वालों को तो इन्होंने लिया नहीं है, 3 का नाम जो मैं बता रही हूँ, नसरीन और अख्तर और राशिद, इनको तो लिया नहीं है बिल्कुल। और इन दोनों को, अल्ताफ़ और मुमताज़ को लिया है तो इनकी तशवीश नहीं की बिल्कुल सही से। कमरजियान ने और कमरजियान लोग, इन्होंने पुलिस वालों ने पैसे लेके 4 लाख रुपए और इनके साथ मुद्दई के साथ ही मिलकर और इनको छोड़ दिया है और सही से कार्रवाई नहीं की है। मेरे केस को पूरा तबाह कर दिया है, बिल्कुल बेरागर्क कर दिया है और मुझे कहीं से भी इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा बहन, ये बताइएगा, जिस शख्स पे आप इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने आप पर तेज़ाब फेंका, वो है आपका शौहर। जो मुद्दई बन गया, जो साथ मिला हुआ था आप पर तेज़ाब फेंकने में, वो था आपका देवर, और देवर ही बाद में जाके मुद्दई बन गया आपका। तो क्या इस सिलसिले में पुलिस ने आपकी कोई बात सुनी है? पुलिस को आपने बताया है सब कुछ? मैं जब थाने गई हूँ तो पुलिस वालों ने मेरे बयान लिए नहीं है और मैं जो बयान कर रही थी और उन्होंने वो नहीं लिए, और मुद्दई खुद ही मेरे देवर को ही बना दिया है। एक तो मुस्लिम भी वही थे और मुद्दई भी उनको ही बना दिया है, मेरे देवर को, मुमताज़ को। और उसके बाद इन्होंने जब इन 2 को गिरफ्तार किया है तो बाकी का मैं बोलती रही हूँ, नसरीन और अख्तर और राशिद का बोलती रही हूँ कि ये भी मेरे चोर हैं, इनको भी गिरफ्तार करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने, पुलिस वालों ने तो बिल्कुल नाम ही इनका नहीं लिखा। जब मैं वहाँ थाने गई हूँ तो ये लोग बिल्कुल ही मेरी नहीं सुनते थे। मैं कहीं कितने बार गई हूँ लेकिन धक्के खाकर वापस आ गई हूँ। ये लोग बिल्कुल मेरे
केस की कार्रवाई इन्होंने नहीं की और इन्होंने 4 लाख रुपए पुलिस वालों ने मुद्दई के साथ मिलकर, मुमताज़ के साथ मिलकर और पैसे लेके इनको छोड़ दिया है और मेरे केस को पूरा ही तबाह कर दिया है। मुझे कहीं से इन्होंने इंसाफ नहीं दिया और मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। इन्होंने मेरी आंखें ख़त्म कर दी हैं और पूरा चेहरा ख़त्म कर दिया है और मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। मुझे ये बताएं कि अब तो आपके मुल्जिम को जमानत भी मिल गई, केस चल रहा है अदालत में, अब आपका मुतालबा क्या है? अब मैं यही चाहती हूँ कि मुझे फिर से ये मेरे मुजरिम गिरफ्तार हुए जाएं और इनको सजा दी जाए और मुझे इंसाफ मिला जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिसबा साहिबा, मुसरत मिसबा साहिबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, मुतादिद बार इस पे कानून साजी हो चुकी है, लेकिन क्या वजह है डिटेरेंस क्रिएट नहीं हो पाती है, लोगों में डर नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है? क्या वजह लगती है आपके पास जो मुतादिद केसेस आते हैं, आपके सामने क्या वजह आई कि लोग क्यों नहीं बाज आते ऐसा काम करने से? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये इशू हम पिछले कितने सालों से जो है वो लोगों को इसके बारे में आगाही दे रहे हैं। सो ये कहना वजह नहीं होगा कि इसके बारे में लोग जानते नहीं, डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा? मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपना लोगों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा और माइंडसेट बदलने के लिए तालीम जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि कानून साजी के बावजूद भी जो इस तरह के हादसात और वाक़यात हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। बल्कि अगर आप देखें तो कोविड के दौरान जबकि हर इंसान अपनी दूसरी परेशानियों में लगा था, उस वक्त भी अगर आप देखें तो जो ख़वातीन के शिकायत का जो एक बनाया है महकमा, वहाँ पे इस पूरे साल में 22,790 या समझ लें कि 23,000 डिस्ट्रेस कॉल्स मौसूल हुई थी, जिसके अंदर हर किस्म की तशद्दुद जो थी उसकी शिकायत थी। चलिए जी, शिकायत भी हो गई, लेकिन फिर क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मुजरिमों को क्या सही से पकड़ नहीं पाते हैं, या अगर वो पकड़ते हैं तो क्या कमज़ोरी उस FIR में है जिसके ऊपर, जो कि आपको पता है कि जितनी मजबूत होती है उतनी ही सज़ा देना भी आसान हो जाता है और सज़ा ज़्यादा मिलना भी आसान हो जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हम अपने माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं वहाँ पर कानून साजी के बावजूद कानून के बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट हुई। यानी कि अगर कोई अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आता है तो कानून नाफिज करने वाले लोग उसकी मदद करें कि इस शिकायत के लिए आपको ये जो कानून है वो आप इसको लिखवाइए, या अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो उनको बताएं। FIRs वीक होती हैं तो आप कानून नाफिज करने वालों को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस FIR की इंतहाई कितने फीसद ऐसे लोग हैं मुतासरा लोग के जिनके लवाहिकीन उनके पीछे खड़े होते हैं? अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि क्योंकि ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, तो बेटियां तो पहले ही बोझ होती हैं और उसके बाद जनाब उनकी जो भी रीज़न्स होते हैं कि जहेज़ कम लाई, बेटियां पैदा हो रही हैं, या आपस में कोई रंजिश है या कोई बदला लेना है किसी को, तो सबसे कमज़ोर। मुसरत साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहन, आपके साथ दिली हमदर्दी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह के बाद।